नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये FST 29 का, जिसमें पेपर हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे। 51 to 75 क्वेश्चन, यानी मैं करूंगा 25 क्वेश्चन और आपका 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन शिल्पा मैम हिंदी में डिस्कस करेंगी। तो 51 to 75 क्वेश्चन, पहली बात तो जान लीजिए FST का जो पेपर है हिंदी में या इंग्लिश में बहुत ही अच्छा पेपर बना हुआ है। सभी क्वेश्चन NCERT बेस्ड हैं। तो आई होप आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। तो आइए इस स्लोगन के तहत कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर SP सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन की बात करते हम लोग हैं। पेपर हम लोग हिंदी में करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया X गिब्स Y के लिए मानक अभिक्रिया गिब्स ऊर्जा तापमान के केल्विन में पर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी की वैल्यू ये दिया हुआ आपका है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे वैल्यू आपका दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ आपका है, ये वैल्यू आपकी दी हुई है के रूप में निर्भर करती है T पर अभिक्रिया मिश्रण का मुख्य घटक है क्या होना चाहिए। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट होता है। और हम लोग देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है डेल्टा G, ये क्या दिया आपका है, यही क्या है डेल्टा G नॉट, और H की वैल्यू देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे उल्टा कर दिया गया है। क्या किया गया यहाँ पे T डेल्टा S, तो हम ऐसे लिख दें यहाँ पे डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट की वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए यहाँ पे। यहाँ देखो कितना दिया हुआ आपका 120, देखो दिया हुआ है 120, और T डेल्टा S, तो T की वैल्यू तो लिखा हुआ है, और यहाँ पे T, यहाँ पे डेल्टा S नॉट की वैल्यू कितना दिया है आपका 3/8 आपका दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे बात करें हम लोग, क्या देखो लिखा हुआ है, अगर हम लोग यही मान लें कि डेल्टा G नॉट अगर क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो, डेल्टा G नॉट की वैल्यू अगर इक्विलिब्रियम में मारेंगे तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम में 0। एट डेल्टा G नॉट पर क्या होगा आपका, अगर इक्विलिब्रियम में मानते हैं, साम पे मानेंगे तो साम पे क्या होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया आपका, अगर 0 हो गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, T डेल्टा S नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, T डेल्टा S नॉट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे डेल्टा H नॉट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा H नॉट अपान क्या होगा आपका डेल्टा S नॉट हो जाएगा। तो डेल्टा H नॉट की वैल्यू कितना दिया है 120 दे दिया है, और डेल्टा S नॉट की वैल्यू कितना दिया है 3/8 दे दिया हुआ है। तो 3 × 8 हो जाएगा, 3 चौका 12 40 हो जाएगा, और 4 बटे 32 320 कितना होगा आपका 320 केल्विन आ जाएगा। तो टेम्परेचर की वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ पे 320, यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर होगा आपका, इससे तो क्या होगा आपका, देखो 320 वैल्यू आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन सा आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है आपका, देखो यहाँ पे क्या 315 केल्विन। इफ T इज इक्वल टू मान लें क्या 350 केल्विन, इसी पे क्या होगा आपका मुख्य क्या होगा क्रिया मिश्रण का मुख्य घटक है। ठीक है ना, बोलिए। तो ये रहा आपका 51 की बात करें हम लोग, तो 51 का आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो गया। चलिए अब बात करते हैं 52 का। देखिए 52 में क्या दिया हुआ, अभिक्रिया 2A गिब्स B+C के लिए 300 केल्विन पर मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, ये क्या दिया आपका है, इतनी वैल्यू 2494.2 जूल दिया हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पे देखिए गिब्स ऊर्जा मतलब पॉजिटिव में दी हुई है, इसका मतलब डेल्टा G की वैल्यू क्या दे दिया है आपसे पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव दिया है इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा आपका नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमको जानना है। हम लोग एक फार्मूला हम लोग लिखते हैं क्या, हम लोग लिखते हैं क्या डेल्टा G, फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा G नॉट इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू 2.303 NR लॉग क्या होता है आपका, क्या होगा आपका Q हो जाएगा। और
यहाँ पे अगर नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या है आपकी पॉजिटिव है, तो क्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे क्यू अगर क्या दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, इसका मतलब अभिक्रिया हम जानते हैं अगर क्यू ग्रेटर देन केसी होगा, इसका मतलब क्या होगा आपका जो रिएक्शन होगी क्या होगी आपकी रिवर्स होगी, मतलब विपरीत दिशा में होगी, और विपरीत दिशा में होती है इसका मतलब क्या होगा आपका, अगर विपरीत दिशा में होगी इसका मतलब अगर विपरीत दिशा में हो रही है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका दिया हुआ देखो यहाँ पे क्या होगा आगे की दिशा में, आगे की दिशा क्योंकि क्या होगा आपका क्यू लेस देन के सी, विपरीत दिशा में होगी क्यू लेस देन के सी नहीं भैया, आगे की दिशा में होगी क्योंकि क्यू ग्रेटर देन के सी, विपरीत दिशा में होगी क्योंकि क्यू क्या होगा आपका ग्रेटर देन के सी हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 53 क्वेश्चन की। देखो भैया क्या दिया है 53 में, देखिएगा निम्नलिखित कथन एवं कारण के लिए सही विकल्प है। कथन दिया हुआ तापमान में वृद्धि के साथ पानी का पीएच बढ़ता है। अच्छा भैया एक बात याद रखिएगा आप लोग क्या कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं इसका मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू का मान क्या होगा आपका बढ़ेगा, लेकिन अगर पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा आपका कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा तापमान की वृद्धि के साथ पीएच, और पीएच इज इक्वल टू क्या होता है बताइए आपका, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल की बात करेंगे, उदासीन पीएच की बात करेंगे, उदासीन न्यूट्रल क्या बोलते हैं उदासीन की बात करेंगे, और उदासीन में पीएच इज इक्वल टू क्या होता है पी के डब्ल्यू अपान क्या होता है 2 होता है। उदासीन पे पीएच की बात करेंगे तो क्या होगा आपका पी के डब्ल्यू अपान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बात समझने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो पीएच का मान बढ़ेगा नहीं, क्या होगा आपका अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ो तापमान में वृद्धि के साथ पानी का पीएच बढ़ता है, बढ़ता नहीं है क्या है घटेगा, क्या होगा आपका घट जाएगा। पानी का H प्लस आयन और OH माइनस में विघटित होना ही एक उष्मा क्षेपी नहीं होगा, क्या होगा भैया बताओ उष्मा क्या होगा आपका क्षेपी नहीं उष्मा शोषी होगा। इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पी के डब्ल्यू का मान कम हो जाएगा, उष्मा क्षेपी नहीं क्या होगा आपका उष्मा शोषी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा आपका उष्मा शोषी हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ दोनों क्या होंगे आपके गलत हो जाएंगे, आज अगर दोनों गलत होंगे तो क्या कथन और कारण क्या होगा दोनों आपके गलत हो गए। ठीक, चलो भैया आगे बात करते हैं हम लोग हैं 54 की। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है कि यदि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए हुए हैं, यहाँ सूत्र वाले आयरन की बात करेगा, आयरन 3 कॉम्प्लेक्स के उदाहरण कक्ष में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा है तो x और y का मान होगा। तो देखो भैया अगर हम लोग यही बात कर लें, यहाँ पे क्या दे दिया आपसे है अगर आयरन पे प्लस का 3 चार्ज है, इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है आपका प्लस का 3 है, ऑक्सीकरण अंक की बात करें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के हम लोग बात करें ऑक्सीकरण अंक की बात करेंगे तो अगर प्लस का 3 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा आपका उपसह संयोजक बंध कितना होगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन ऐसे लिख दें हम लोग उपसह संयोजक कोऑर्डिनेशन उपसह संयोजक संख्या कितना हो जाएगा आपका प्लस का 6 हो जाएगा। तो 6 और 6 आपका यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ अगर हम लोग बात करें आयरन पे प्लस का 3 है, तो अगर यहाँ पे आयरन पे प्लस का 3 है तो प्लस का 3 और इसका क्या होता है 0, अमोनिया कितना होता है 0, तो क्या हो जाएगा प्लस का 0। ठीक है, और एक साइनाइड पे एक -1 चार्ज होता है, तो क्या होगा आपका यहाँ लिख दिया हम लोग क्या -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ देखिए आपका -y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे y की वैल्यू 4 हो जाएगा और x की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आइए आगे बात करते हैं हम लोग हैं 55 की। देखिए क्या दिया 55 में एक तत्व ई चौथे पीरियड तथा 16वें ग्रुप से संबंधित है
किसी इस तत्व के ठीक ऊपर वाले की बात कर रहा है, ठीक ऊपर वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका मतलब अगर 16th ग्रुप का अगर कोई एलिमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम और कौन सा होगा आपका, पोलोनियम होगा आपका। और यहाँ पे अगर देखो दिया हुआ आपका क्या, ई जो चौथे पीरियड का है, ई चौथे पीरियड में होगा, यहाँ सेकेंड पीरियड, ये क्या होगा आपका सेकेंड पीरियड की बात करेंगे हम लोग, ये बात करेंगे थर्ड की बात कर रहे हैं, और ये क्या होगा आपका यहाँ पे फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फोर्थ पीरियड का है। और चौथे पीरियड की बात कर रहा है, तो अगर फोर्थ पीरियड का है इसका मतलब क्या होगा आपका सिलीनियम। तो सिलीनियम के ऊपर वाले इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। और अगर 16 की बात करेंगे तो 1s2 2s2 क्या होगा आपका 2p6 3s2 और क्या होगा आपका 3p4 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग तो देखो क्या होगा 3s2 और 3p4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3s2 और 3p4 किसकी बात कर रहा है यहाँ पे ऊपर वाले की, तो यहाँ पे क्या होगा 3s2 और 3p4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग हैं। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, यहाँ पे सल्फर की बात कर रहा है, इसके ऊपर वाले की बात कर रहा है, तो आपका क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं चैल्कोजन फैमिली के एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं 56 की। देखिए 56 में क्या दिया हुआ है, 56 की बात करें हम लोग, देखो प्रदर्शित करता है क्या, CO8 क्या प्रदर्शित करेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ अगर हम इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या है कोबाल्ट है, और यहाँ पे क्या होगा कोबाल्ट, और यहाँ कितने हैं कार्बन मोनोऑक्साइड 8 हैं, तो यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा क्या C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक। और यहाँ डायरेक्ट इससे कितने जुड़ जाएंगे CO, और यहाँ पे क्या होगा आपका CO, यहाँ जुड़ जाएगा आपका CO, और इसकी बात करेंगे तो CO, यहाँ पे क्या होगा आपका CO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CO। इसका मतलब क्या हुआ कि कहाँ पे देखिए एक CO बॉन्ड है, देखो यहाँ पे एक CO बॉन्ड है बंद है, और 6 टर्मिनल, देखो 6 टर्मिनल CO, तो एक CO 6 टर्मिनल हो, 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल CO, और 2 ब्रिज CO है, देखो 2 ब्रिज CO आपके हैं। तो यही आपका क्या होगा सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं 57 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है दी गई अभिक्रिया में एक हो सकता है क्या, बेंजाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन, साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। तो देखो भैया यहाँ पे क्या, अगर मान लीजिए हम लोग बोलते हैं क्या, यहीं पे हम लोग ले लें क्या, क्योंकि देखो हमको क्या फिनाल, यहाँ पे देखो ट्राई बेंजीन वहाँ पे सॉरी यहाँ पे कार्बन है, ट्राई क्या फिनाइल है और फिनाल है। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, कैसे डिसाइड करेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड। अगर हम लोग बेंजाइल ब्रोमाइड ले लें या ब्रोमोबेंजीन ले लें, तो ताकि बेंजाइल ब्रोमाइड ले लेंगे तो बेंजाइल का मतलब क्या होगा आपका C6CH5CH2 होगा, और क्या होगा आपका Br। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे बोलें तो अगर क्या होगा आपका, इससे तो होगा नहीं, क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ पे बेंजाइल ब्रोमाइड की बात करें तो C6H5CH2, तो आपका क्या यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन से जुड़ेगा नहीं। तो अगर हम लोग ब्रोमोबेंजीन ले लें, इसका मतलब हम लोग क्या ले लेते हैं ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ देखिए ब्रोमोबेंजीन आपका A है, और ब्रोमोबेंजीन के 2 मोल को ले रहे हैं, और 2 मोल मिथाइल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा देंगे तो क्या 2Mg के साथ, और क्या होगा आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो यहाँ पे अगर क्या होगा आपका, तो देखो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, यहीं पे 2 मोल क्या होगा आपका Mg, और क्या होगा आपका Br। और यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ मिथाइल बेंजोएट है, क्या है मिथाइल बेंजोएट। तो जब इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, मिथाइल बेंजोएट के साथ, इसका मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे C6H5CO और यहाँ पे OCH3। तो मिथाइल बेंजोएट A है, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से कहाँ से बॉन्ड टूटेगा आपका, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A, यहाँ पे क्या होगा आपका जुड़ जाएगा। तो अगर जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 3 मोल हो जाएंगे।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे C6H5, फिर क्या होगा आपका C, यहाँ पे C6H5 और फिर यहाँ पे क्या होगा C6H5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड वो हो जाएगा। और इसकी हम लोग क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका मतलब सर क्या हुआ कि अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O की करा रहे हैं रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या H और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे OH हो जाएगा। और H OH हो जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे क्या होगा आपका OH। तो जब यहाँ पे OH हुआ तो क्या बन जाएगा आपका, यहीं पे बन जाएगा क्या C6H5 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे C6H5 और यहाँ पे क्या होगा C6H5 और यहाँ पे क्या होगा आपका OH। ठीक, तो क्या होगा भैया, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे क्या टर्सरी बेंजील मिथाइल क्या होगा आपका OH, मतलब क्या बोलेगा मिथमेथेनॉल। तो टर्सरी क्या बोलेंगे, टर्सरी फिनाइल 1,1,1 टर्सरी फेनिल क्या बोलेंगे मेथेनॉल। तो यहाँ किससे बन रहा है, तो बोलेंगे हम लोग क्या ब्रोमोबेंजीन से हमारा ये आपका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना, बोलिए कोई दिक्कत आपको। चलिए आइए अब क्या दिया 58 की बात करें हम लोग, तो 58 के क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2-क्लोरो 1-फेनिल ब्यूटेन को ETOH या ETOK के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद के रूप में यक्स प्राप्त होता है। यक्स की HgOAc का होल ट्वाइस ऑब्लिक H2O और उसके साथ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया से Y मुख्य उत्पाद मिलता है। Y क्या होगा, तो सबसे पहले देखो हम लोग देखें क्या इसके क्या दिया आपका है 2-क्लोरो 1-फेनिल ब्यूटेन। तो देखो पहले 4 कार्बन बना लो, तो 2-क्लोरो है तो यहाँ क्लोरीन जोड़ दीजिए, 1-फेनिल है तो यहाँ फेनिल जोड़ दीजिए। और देखो यहाँ पे भैया H है और यहाँ पे क्या है आपका Cl है, तो इसको हम ऐसे थोड़ा लिख दें और अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या लिख दीजिए Cl। तो देखो भैया यहाँ पे क्या अगर ETOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ETOH के साथ ऐसे ले लें, ETOK ऑब्लिक ETOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका बताइए, स्ट्रांग बेस है। क्या है आपका स्ट्रांग बेस है। जब स्ट्रांग बेस होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा। जब अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बेंजीन मतलब क्या फेनिल हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और उसके बाद क्या किया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या, अगर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा आपका, लिखा हुआ है HgOAc का क्या किया इन्होंने होल स्क्वायर और फिर क्या दिया आपके H2O, मतलब यहाँ पे क्या मार्कोनिकाफ एडिशन होगा। और अगर यहीं पे यम मार्कोनिकाफ MRK मार्कोनिकाफ अगर एडिशन हो रहा है इसका मतलब क्या निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बताओ कम होगी। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे H। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहीं पे जाकर के क्या होगा आपका जुड़ेगा। तो जब ये बांड टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये बांड इधर से इधर टूटा तो यह पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा आपका फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या होगा आपका OH और क्या होगा आपका CH2, फिर क्या होगा आपका CH2 और क्या होगा आपका CH3 और इसी पे क्या जुड़ जाएगा आपका इसी कार्बन पे, यहाँ पे H तो था ही था, यहाँ पे क्या होगा आपका फेनिल। ठीक, तो देखो भैया क्या जुड़ रहा है आपका, कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं यही आपका होगा करेक्ट आंसर। सेकेंड इज द क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग हैं, पूछा है बेंजीन 1,2 डाईऑल का समान नाम है। तो देखो भैया बेंजीन 1,2 डाईऑल ये तो पूछ रहा है, बेंजीन 1,2 डाईऑल को हम लोग क्या बोलते हैं,
जल्दी बताइए आप लोग। कैटाकोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग हैं, कैटाकोल बोलते हैं भैया, कैटाकोल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका, कैटाकोल हो जाएगा। अच्छा, क्यूनोन की बात, हाइड्रोजन क्यूनोन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 1,4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूनोन हम लोग इसको बोलते हैं, तो बोलते हैं हाइड्रोक्यूनोन बोलते हैं, जिसको क्यूनोन बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या आर्थोक्रिसाल की बात करेंगे तो आर्थोक्रिसाल का मतलब क्या होता है, मिथाक्सी बेंजीन, यहाँ पे क्या OCH3, ठीक। रिसार्सिनाल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके लिए बात करेंगे तो क्या होगा 1,3 हो जाएगा। क्या बोलेंगे, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH हो जाएगा, मेटा पे जुड़ जाएगा तो रिसार्सिनाल हो जाएगा। तो 1,2 डायल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाकोल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए भैया आइए आगे क्या दिया हुआ है, यदि कोई अभिक्रिया अर्हेनियस समीकरण के अनुसरण करती है तो K बनाम 1/RT में प्लॉट दिया हुआ है, एक इंटीग्रेट -y इकाई के साथ सीधी रेखा देता है, अभिकारक को सक्रिय करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी y इकाई, y/r इकाई, y/r इकाई और -y इकाई। तो जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। एक फार्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ln k इज इक्वल टू क्या होता है, ln a माइनस क्या होता है आपका EA/RT, क्या बोलते हैं हम लोग, EA/ क्या होगा आपका RT। अब देखो भैया यहाँ क्या हुआ, EA/RT मतलब क्या 1/EA/RT, तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा लिखते और अच्छा रहेगा, इसको ऐसे रहने दीजिए, लिखने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया आपका है K बनाम, तो मतलब K में और क्या दिया 1/RT, मतलब क्या बोले हम लोग ln K और क्या होगा आपका 1/RT में आपसे पूछ रहा है क्या होगा ग्राफ, ठीक। तो हम लोग देखें यहाँ पे क्या होगा आपका ln K और क्या होगा आपका 1/RT। तो ये स्लोप हुआ जो हमारा, तो क्या हो रहा है हमारा, तो ये यहाँ पे स्लोप क्या होगा माइनस का ये आपका आ रहा है, और यहाँ पे जो ये है यहाँ पे देखो इंटीग्रेट -y हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, क्या -EA इज इक्वल टू -y, तो -y से y कट जाएगा, इसका मतलब EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा आपका y इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया आपका है, T 1/4 को किसी अभिकारक की सांद्रता को उसके प्रारंभिक मूल्य के 3/4 तक, प्रारंभिक मूल्य के 3/4 तक कम करने में लगने वाला समय के रूप में लिया जा सकता है, ठीक। यदि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक K है तो T/4 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे, हम जानते हैं क्या भैया, अगर बात किया जाए यहीं पे तो क्या होता है बताइए, फार्मूला हम लोग कहते हैं T इज इक्वल टू, तो T क्या है 1/4 है, तो T इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 2.303/K लॉग, यहाँ पे क्या दिया आपका है प्रारंभिक सांद्रता लॉग A/ फाइनल सांद्रता, देखो कितना दिया है 3/4 तक, मतलब क्या होगा आपका 3/ क्या होगा आपका 4 क्या होगा आपका A, ठीक। तो A से A तो कट गया भैया, यहाँ क्या होगा 2.303/K लॉग क्या होगा आपका ऊपर 4 चला गया log 4, और यहाँ पर हम जानते हैं log क्या होता है A/B क्या होता है log A माइनस log क्या होता है आपका B होता है, तो log 4 माइनस log क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो log 4 यहाँ पे देखिए 2.303/K log 4 की वैल्यू कितना होता है 0.60 माइनस log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.47, तो कितना हो जाएगा आपका 0.13 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या 2.303/K इंटू 0.13, ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पे कितना होगा आपका 0.23 ले लीजिए तो 13 तिया 39, तो कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, और 13 तिया 39 तो 9 हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 13 दूना 26 और 3 कितना हो जाएगा आपका 29, तो 29 हो गया 3 अंक तक। यहाँ पॉइंट अपन के हो जाएगा, तो 29/9 39/k देख सकते हैं क्या लिखेगा 29.9। तो देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और है तो 5 यहाँ पे देखो, तो ये इसको हम लोग पूरा हम लोग ऐसे लिख दें 0.29 क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग 0.29/k सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए क्या लिखा है, एक प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए सांद्रता दिया हुआ क्या है 1/2 के विरुद्ध डाढ़ चालकता का एक प्लॉट एक सीधी रेखा है। एक ऋणात्मक ढलान के साथ ढलान के लिए सही इकाई क्या होगा। तो भैया हम जानते हैं क्या मोलर चालकता इक्वल टू क्या होता है, बताइए आप लोग। मोलर चालकता की हम लोग बात करें तो आप बता सकते हैं मोलर चालकता इक्वल टू क्या होता है भाई। इसके लिए हम लोग बात करें तो डी वाई हेकल्स रूल हम लोग अपनाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या मोलर चालकता इज इक्वल टू इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर चालकता माइनस क्या होगा आपका b√c हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बात करें हम लोग तो देखो यहाँ पे इसकी बात करते हैं हम लोग हैं, तो ये हमारा क्या है आपका। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ देखिए कॉन्सेंट्रेशन विरुद्ध क्या चालकता की बात कर रहा है, मतलब इसकी किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम लोग हैं, इसके साथ। इसका मतलब क्या होगा आपका b√c इज इक्वल टू क्या होगा आपका मोलर चालकता। तो यहाँ निकाल दें हम लोग b इज इक्वल टू क्या होगा आपका मोलर चालकता अपन क्या होगा √c। अब मोलर चालकता क्या होता है, साइमन क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या होता है मोल इनवर्स होता है, अपन कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर। तो क्या लिख दें हम लोग मोल पर लीटर का क्या होगा आपका, यहाँ रूट है तो 1/2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिखें तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल यहाँ पे -1 है ऊपर चला जाएगा -1, तो मोल -1 और -1/2 कितना माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो कितना आएगा मोल में देखो क्या होगा -3/2 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका मोल कितना आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, और लीटर क्या होगा, लीटर ऊपर है तो लीटर की पावर क्या होगा -1/2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -3/2 लीटर की पावर -1/2। आप देख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर 3/2 और लीटर की पावर -1/2, यहाँ दिया है 1/2। तो क्या होगा आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए भैया यहाँ पे क्या दिया है 1/2, यहाँ पे क्या है लीटर। अच्छा यह देखिए भैया, तो यहाँ पे माइनस का 1/2 थर्ड नहीं होगा, यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ पे मीटर क्यू है तो मीटर क्यू मतलब लीटर हो जाएगा। तो देखो लीटर है 1 और ऊपर जाएगा माइनस का 1/2, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 1/2 -1 तो 2 - 1 तो 1/2 हो जाएगा ना। तो लीटर की पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2, -1/2 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/2। मीटर क्यूब हम लोग क्या बोलेंगे लीटर बोलते हैं, और ऊपर जाएगा लीटर -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ लीटर है ही है, यहाँ 1/2, तो क्या होगा लीटर की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा क्या होगा आपका हम लोग क्या कह दिए, थोड़ा सा इसमें साइन का गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो फोर्थ इधर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आओ भैया देखिए क्या दिया हुआ 63 20 मिलीलीटर यानी Cl बिलियन के 10 मोल से भरी एक चालकता सेल की मोलर चालकता है। क्या बोला गया है, क्या मोलर चालकता M1 और 20 मोल वाले अन्य समान सेल की मोलर चालकता 80 मिलीलीटर है। आयतन क्या दिया आपका है मोलर चालकता M2 बिलियन है। इन दोनों सेल द्वारा प्रदर्शित चालकताएं समान है, चालकता क्या है समान है। तो पूछ रहा है क्या M2 और M1 के बीच में क्या संबंध होगा, मोलर चालकता 2 और मोलर चालकता M के बीच में
क्या संबंध होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या मोलर चालकता इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान क्या होता है, मोलरता होता है। यहाँ चालकता देखो समान कर दिया है, अगर समान होगा तो ये क्या कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे मोलर चालकता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, मोलरता। तो देखो भैया यहाँ हम ऐसे लिख दें, मोलर चालकता m1 अपान मोलर चालकता m2 इज इक्वल टू m2 बाई m1। तो m2 की वैल्यू कितना दिया, देखो यहाँ पे 20 मोल वाले सामान्य सेल की मोलर चालकता 80 मिलीलीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए बात करें हम लोग तो 20 डिवाइड बाई क्या है आपका है 80, और इसके लिए बात करें हम लोग तो कितना दिया है 10, तो कितना दिया है 10 अपान 20, तो 10 अपान क्या हो जाएगा आपका 20। इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख दें 20 अपान 80 इंटू यहाँ पे 10 अपान क्या हो जाएगा 10 ऊपर लिखा 20 हो जाएगा, तो 20 चौका 80, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 दूना 20, 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिख दें हम लोग, यहाँ पे देखिए 2 है, 1/2 बचा, कितना बचा 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्या मोलर चालकता 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2 इंटू मोलर चालकता m हो जाएगा। बोल सकते हैं ना, देखो मोलर चालकता 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका 2 इंटू मोलर चालकता m। तो देख सकते हैं मोलर चालकता 2 इज इक्वल टू क्या होगा आपका क्या 2 इंटू मोलर चालकता m। यही एक आंसर है, ठीक है। चलो भैया आइए बात करते हैं हम लोग हैं 64 का। देखो दिया निम्नलिखित संतुलित अभिक्रिया में क्या दिया आपका है, ऐसा इक्वेशन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, कितना आएगा प्लस का 7, यहाँ निकालेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे प्लस का 4 आ जाएगा। छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए कितने का चेंज आ रहा है 5 का, यहाँ कितने का चेंज आ रहा है 1 का, लेकिन यहाँ 2 है तो इंटू 2 कर दीजिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ हो गया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या अपोजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या, यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो गया आपका 2 और y की वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। तो देखो भैया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, देखो 2 ही दिया हुआ है आपका, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 हो गया। चलो अच्छा भैया अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, तो देखो पहले अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख दें 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 माइनस 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग Z ऐसे लिख दें ZH प्लस, और यहाँ गिफ्ट कर दें हम लोग, तो क्या लिख दें हम लोग 2Mn प्लस का 2 प्लस Y 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, तो 10CO2 प्लस Z/2 H2O। अब Z की वैल्यू पूछ रहे हैं, देखो 4 दूना 8, 5 चौका 20, 20 और 8 28, यहाँ देखिए 10 दूना 20, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, यहाँ देखिए देखो 10 दूना 20, 20 तो ये हो गया, अब 20 और यहाँ पे क्या 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितना होना चाहिए 16 हो जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 2 तो 8 हो जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 2 होना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो 16 डिवाइड बाई 2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 16 हो जाएगा, तो 16 डिवाइड बाई 2 मतलब 8, तो देखो 10 दूना 20 और 8 28 तक हो जाएगा आपका, तो 16 होना चाहिए आपका आंसर। तो क्या आंसर होगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो Z की वैल्यू आएगी क्या आएगी हमारी 16H प्लस आयन, और यहाँ क्या होगा आपका 16 डिवाइड बाई 2 H2O हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए भैया जो क्या दिया है, जब एक हाइड्रोकार्बन ए पूर्ण रूप से दहन होता है, इसका मतलब क्या होगा आपका CXHY को अगर हम लोग दहन करा रहे हैं O2 के साथ, तो क्या बन जाएगा आपका CO2 अब प्लस क्या बन जाएगा H2O।
लेकिन अगर CxHy है तो यहाँ पे जो हमारा होगा y की क्या बोलेंगे O2 की वैल्यू थोड़ा वैसे लिख दें O2, तो O2 क्या होगा आपका x प्लस y/4 होता है। ठीक, और यहाँ x CO2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा आपका y/2 H2O हो जाएगा। क्या होगा आपका y/2 आपका क्या होगा आपका H2O। तो देखो भैया अब हम लोग को समझें तो देखो यहाँ पे क्या दिया है 11 समकक्ष ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 4 समकक्ष पानी उत्पन्न होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या y/2 इज इक्वल टू पानी 4 है, तो y वैल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, पूछ रहा है क्या ऑक्सीजन है, तो देखो भैया x प्लस यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8/4 इज इक्वल टू 11 हो रहा है, तो x यहाँ काट दीजिए 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 11, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9। इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन हमारा बनेगा CX, तो C आपका 8 हो जाएगा और y इज इक्वल टू मतलब H मतलब y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8, C8 माफ करिएगा उल्टा हो गया C9 और क्या होगा आपका H8 हो जाएगा। देखिए CX की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 8, तो C9H8 हो जाएगा। C9H8 आपका एक ही आंसर दिया हुआ है, 4th इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए, तो अच्छे क्वेश्चन थे हमारे। आइए सर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या दिया बोहर्स के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये दिए हुए हैं क्या Z²/n² इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। तो सबसे पहले जान लीजिए E इज इक्वल टू क्या होता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका Z²/n² होता है। ठीक, अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है Z/n, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू याद कर लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n होता है। और एक और माना क्या होता है याद रखिएगा, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है n²/z, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है n²/z होता है। ये आपको याद करना है। आइए देखते हैं, तो पूछा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल Z²/n², ये तो हमारा सही है। वेग इलेक्ट्रॉन और मुख्य क्वांटम संख्या Vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z² का उत्पाद है। तो भैया याद को क्या पूछा है वेलोसिटी वेग और मुख्य क्वांटम संख्या n, Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका Z², नहीं भैया Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा यहाँ पे Z हो जाएगा। क्या होगा आपका Z हो जाएगा, ये गलत हो गया। ZQ/NQ किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चक्रण की आवृत्ति है, तो चक्रण की आवृत्ति की बात करेंगे हम लोग, तो ZQ/NQ नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा आपका बताइए Z²/NQ होता है। क्या होगा आपका Z²/NQ हो जाएगा। तो ये भैया हमारा क्या होगा आपका गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन पर कूलाम्बिक आकर्षण बल क्या होता है, अगर हम लोग पढ़ते हैं कूलाम्बिक फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा आपका R² होता है। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कूलाम्बिक आकर्षण बल होता है आपका, कूलाम्बिक आकर्षण की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है ZQ/ क्या होता है n⁴ होता है। ठीक, तो क्या होगा ZQ/n⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ये सही हो जाएगा। तो क्या दे रहा आपका, क्या फर्स्ट एंड फोर्थ क्या होंगे आपके, क्या पूछा है सही उत्तर चुने, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्या होंगे हमारे सही हो जाएंगे। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए भैया। चल आइए बात करते हम लोग हैं क्या 67 का। देखिए दिया गया है, ये दिए गए हैं आपसे, तो पूछ रहा है यहाँ पर क्या कि पूछ रहा है उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन
लब्ध एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ रहा है आपसे, क्या होगी आपकी। ठीक, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 328 किलो जूल पर मोल। हम जानते हैं क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में पूछता आपसे है, ऐसे हम अगर लिखते और अच्छी बात रहेगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की होती है, फिर क्या होती है, ब्रोमीन की होती है, फिर क्या होती है, आयोडीन की होती है कि नहीं होती है। आओ भैया यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या दिया आपका, पहले सॉलिड से गैस में गए हैं, फिर गैस से कहाँ गया है, लिक्विड में गया है, सॉरी क्या गया, देखो गैस से गैस पॉजिटिव लिक्विड फॉर्म में चला गया। मतलब यहाँ बोलेंगे क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या होगा आपका, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी। तो इन दोनों को क्या किया हमने, ऐड कर दिया, तो क्या प्लस 161 प्लस 520। अब फिर देखो इसको हम लोग क्या किया, 1/2 गैस को फिर गैस के फॉर्म में चेंज किया, ये भी इसकी वैल्यू कितना आया आपका, 77 आ गया पॉजिटिव में। और उसके बाद यहाँ पे देखो क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ए एक्स की वैल्यू मान लो हमारा है, क्या है, एक्स है। और यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या है आपकी, निगेटिव में आएगी। और देखो यहाँ पे क्या, दोनों को हमने क्या किया, लिथियम को इसको हमने जोड़ दिया, तो कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, देखो लिथियम क्या है आपका, सॉलिड के फॉर्म में, तो 1 मोल केटायन और 1 मोल एनायन जुड़ करके एक आयनिक कंपाउंड बनाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग हैं, लैटिस एनर्जी बोल देंगे। तो क्या होगा आपका यहाँ पे माइनस का 1047 हो जाएगा। और फिर क्या दिया, देखो यहाँ पे लिथियम सॉलिड और गैस, लिथियम सॉलिड और 1/2 गैस को मिला दिया तो ये बन गया। इसका मतलब इन दोनों को सबको जोड़ दें तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपका बताइए, माइनस का क्या 617। अब इसको आप करके दिया, निकाल दीजिए, तो यक्स की वैल्यू जो हमारी आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस का क्या आ जाएगा, 328 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यक्स की वैल्यू आएगी माइनस का 328 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है ना, चल तो आंसर आपका हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, चलो भैया आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। 68 देखो क्या दिया होगा, एक आणविक कक्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सही वर्णन करता है। देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है। तो पूछ रहा है एक एंटी बॉन्डिंग पाई कक्षक, एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा कक्षक, एक नॉन बॉन्डिंग कक्षक, एक बॉन्डिंग पाई कक्षक। बताइए कौन सा होगा आपका। ये देखिए अगर दोनों सेम सेम हो जाते, देखो एक अपोजिट है, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका एंटी बॉन्डिंग, क्या होगा आपका पाई कक्षक होगा। क्या होगा आपका, एंटी बॉन्डिंग पाई कक्षक बनते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, दोनों अगर अपोजिट होंगे तो क्या बन जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग पाई कक्षक हमारे बनते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आदर्श गैस एक चक्रीय प्रक्रिया से गुजरती है, कौन सा चित्र में दिखाया गया, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पूछ रहा है सीए के दौरान सिस्टम पर अवशोषित उष्मा है, मतलब यहां से सी से ए के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, डेल्टा यू बीसी की वैल्यू दिया हुआ कितना, -5। डेल्टा यू बीसी की वैल्यू कितना दिया है, -5 दिया हुआ है। और क्यू ए बी, यहाँ पे क्यू ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका है, कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। और डब्लू की वैल्यू कितना दिया है, डब्लू यही दे दिया, डब्लू इज इक्वल टू डब्लू ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ आपका है, कितना दिया, -5। ठीक, अब हम जानते क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू होता है। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू होता है। तो हमसे क्या निकालना है, अब देखिए यहाँ ये वैल्यू दोनों दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे यहाँ 2 और -5
तो माइनस का 3 आ गया। ठीक, यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू कितना दिया है 5, और सी ए की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ए में डब्ल्यू इज इक्वल टू सी ए की वैल्यू कितना दिया है आपका है 3 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ कितना दिया है आपका डेल्टा यू, तो फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, और यहाँ देखिए डेल्टा यू की वैल्यू कितना दिया माइनस का 3, यहाँ माइनस है, तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब -3 है और यहाँ पे कितना दिया माइनस का 5, तो दोनों मिला कितना हो जाएंगे आपके, यहाँ से सीधे ए से बी, बी से सी की बात करेंगे तो डेल्टा यू की वैल्यू कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक, अच्छा लेकिन यहाँ देखो अब हम कहाँ जा रहे हैं, सी से ए में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया है 3 दे दिया हुआ है। इसका मतलब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड किया है, तो क्या -5 और -2, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस, क्या दोनों जुड़े क्या 8 हो जाएंगे आपके, तो 8 क्या हुआ, देखो ये निगेटिव वैल्यू क्या किया गया है, यहाँ पे देखो -3 -8 अब देखो भैया हमको क्या जाना था, देखिए कहाँ दिया लास्ट में सी से ए जाना है, और इधर से जाते तो क्या होता आपका -3 हो जाता। तो हम ऐसे लिखे हम लोग क्या डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा यू की वैल्यू कितना दिया -8 इज इक्वल टू क्यू, और इधर कितना दिया है देखो यहाँ पे कितना दिया है, तो हम कैसे जाएं ए से सी, तो यहाँ देखो क्या दिया है सी से ए, तो सी से ए की वैल्यू कितना दिया है आपका 3, तो यहाँ पे क्या दे दिया आपका है -8 और कितना दिया है आपका यहाँ पे क्या यहाँ पे 3, तो सी से ए कितना होगा आपका 3, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका प्लस का 3 हो जाएगा। अच्छा लेकिन यहाँ डेल्टा दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, क्या आएगा आपका किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा आपका 5 किलो जूल पर मोल, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 - 3 कितना आएगा आपका 5 हो जाएगा, 8 - 3 कितना आ जाएगा आपका 5, हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। तो 69 की बात करेंगे तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड +5 किलो जूल पर मोल। आइए बात करते हैं हम लोग 70 का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निरपेक्ष आयतन T पर रासायनिक अभिक्रिया के लिए मानक अभिक्रिया गिब्स ऊर्जा ये वैल्यू आपकी दी हुई है द्वारा दी जाती है, जहां A और B गैर शून्य स्थिरांक है, क्या बोलेंगे नॉन जीरो कांस्टेंट, कब स्थिरांक कांस्टेंट है। इस अभिक्रिया के बारे में लिखित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है ना, अब यहां समझने वाली बात यह है कि गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। यहां पे जो वैल्यू दी हुई है डेल्टा जी नॉट क्या दिया आपका ए माइनस बी और क्या दिया आपसे टी, तो बी की वैल्यू तो क्या दे दिया यहाँ पे देखिए, ये क्या दे दिया है डेल्टा एस नॉट जो कि निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच नॉट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा आपका इंडोथर्मिक हो जाएगा, क्या होगा आपका इंडोथर्मिक हो जाएगा। और इंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे क्या बोलेंगे ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 से ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर ए की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा आपका इंडोथर्मिक हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आओ भैया क्या दिया है देखो 71 विभेदक अभिशोषण के सिद्धांत पर आधारित क्रोमेटोग्राफी तकनीक है। स्तंभ क्रोमेटोग्राफी, पतली परत क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त उत्तर चुने, कौन सा ए बी सी ए बी, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा आपका। याद रखिएगा क्या पूछे क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है आपका स्तंभ क्रोमेटोग्राफी भी होता है और पतली परत क्रोमेटोग्राफी भी होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4th इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है,
आइए भैया बात करते हैं हम लोग हैं 72 का। देखो दो सूची दिए गए, पूछ रहा है कौन सी सूची, इसमें सही मिलान करिए। देखो भैया क्या है आपका क्लोरोफॉर्म और आपका एनिलीन। बताओ भाप आसवन होता है, विभेदक निष्कर्षण होता है, आसवन होता है, आंशिक आसवन होता है। जल्दी बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए। चलिए देखिए भैया यहां बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, आसवन होते हैं। क्या होते हैं, आसवन होते हैं। नॉर्मल हेक्सेन और पेंटेन की बात करेंगे तो यहां क्या होता है, आंशिक आसवन होते हैं। एनिलीन और वाटर की बात करेंगे तो एनिलीन और वाटर क्या होते हैं आपके, भाप आसवन होते हैं। और H2O में कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो H2O में कार्बनिक यौगिक क्या होता है, विभेदक निष्कर्षण होता है। क्या होता है, विभेदक निष्कर्षण होता है। तो देखो यहाँ पे क्या देगा आपका, फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, सेकेंड का फोर्थ, यही आपका क्या होगा, सेकेंड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। चलो भैया आइए आगे बात करते हैं हम लोग हैं 73। देखो क्या दिया हुआ, इस कंपाउंड के लिए का पूर्ण विन्यास क्या होगा। देखो भैया अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको कैसे करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या करेंगे आप, करना आपको यह है कि देखिए यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, तो ये कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है। आपको देखना है कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला एटम कौन सा है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, इस कार्बन के लिए फर्स्ट। अब फिर यहाँ कार्बन है, कार्बन है, फिर दूसरा आइटम देखेंगे तो यहाँ कार्बन के बाद क्लोरीन हो गया, यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन है। तो क्या होगा आपका, ये आपका ऐसे घूमेगा। जब ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब 1 2 3 और 4, मतलब दूसरे कार्बन पे क्या हो रहा है आपका, आर हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। लेकिन अगर लोएस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप, क्या बोलेंगे, लोएस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप अगर क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है तो जो ये आर है किसमें चेंज हो जाएगा, यस में। तो 2R किसमें चेंज हो जाएगा, 2S में हो जाएगा। ठीक, और फिर अगर हम लोग थर्ड कार्बन की बात करें तो थर्ड कार्बन में ये पहला है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे इसके बाद ये पूरा ग्रुप हमारा आ जाएगा। तो कार्बन है, कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, कार्बन और ऑक्सीजन हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब यहाँ अगर हम लोग बात करें तो इस कार्बन के हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे रोटेट कैसे होगा बताइए आपका, बताइए यहाँ पे रोटेट कैसे होगा आपका, ऐसे हो रहा है। इसका मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो रहा है आपका 3 यहाँ पे यस हो रहा है और 3S, लेकिन बात करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या है, लोएस्ट प्रियॉरिटी ग्रुप अगर क्या है हॉरिजॉन्टल में है तो 3R किस में हो जाएगा, 3S किस में हो जाएगा, 3R में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2S और 3R हो जाएगा। देख लीजिए 2S एंड 3R किस में हो जाएगा, आप देख सकते हैं सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, 2S, 3R। ठीक है, चलो भैया आइए बात करते हैं 74 का। निम्नलिखित यौगिकों को कहते हैं सुगंधित इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन की दर के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस M माइनस R होता है। ठीक है, बोलिए, प्लस M प्लस R माइनस M, और क्या होता है आपका, माइनस R होता है। तो अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर क्या है आपका OH है, यहाँ क्या है OH, देखो यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजीन जितने भी हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। और देखो यहाँ पे क्या है OH है, यहाँ पे क्या है O है, तो बताओ कौन सा शो करते हैं, बताइए, प्लस M, यहाँ क्या होगा आपका प्लस M। यहाँ बात करेंगे इसकी तो क्या होता है बताइए, बताइए प्लस M होता है कि माइनस M होता है, क्या होता है, माइनस M होता है। और OH की बात करेंगे तो OH क्या होता है यहाँ पे,
प्लस यम। लेकिन देखो यहाँ पे, यहाँ इन दोनों की हम लोग बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? बताइए। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका? देखो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड क्या हुआ? देखो यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो अगर रेजोनेंस में हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? प्लस यम हो जाएगा। और यहाँ देखिए रेजोनेंस में है ही नहीं, तो क्या होगा? माइनस का आई हो जाएगा। तो जब देखो यहाँ पे जो दो प्लस यम है तो इसका तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो डी का तो सबसे ज्यादा हो गया। यहाँ भी डी है और आपका यहाँ भी डी है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका? माइनस यम का तो सबसे कम, मतलब सी का सबसे कम, तो सी का सबसे कम आपका यहीं पे हो रहा है, ठीक। और उसके बाद डी के बाद कौन सा आएगा आपका? बी आ जाएगा। तो डी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद सी। इसका मतलब पूछ रहा है आप देखो यहाँ पे दर के बढ़ते हुए क्रम की बात करेंगे तो क्या होगा आपका? सी का सबसे कम, तो सी, उसके बाद ए, फिर बी, फिर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 75 क्वेश्चन की। निम्नलिखित कार्बोधनायन के को स्थिरता के घटते हुए क्रम में, देखो घटते हुए क्रम बताना आपको है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो भैया यहाँ पे क्या है? इसके पास लोन पेयर है और क्या है? तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? रेजोनेंस हो जा रहा है। अगर रेजोनेंस होगा तो क्या होगा आपका? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बी वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग तो बी के बाद देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग? तो देखो लोन पेयर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो यहाँ पर बात करेंगे तो रेजोनेंस तो आपका यहाँ पे हो गया। अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपका? इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस का आई होता है। और यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इनको दे रहा है, मीन्स क्या होगा? यहाँ पे प्लस का आई हो रहा है। तो बताओ यहाँ पे माइनस का आई है, यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस है, यहाँ प्लस आई है, तो बी का तो सबसे ज्यादा हो गया। उसके बाद क्या होगा आपका? उसके बाद प्लस आई, उसके बाद क्या होगा? माइनस आई। तो बी के बाद क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? ए, और ए के बाद क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो बी ए सी यही हमारा फोर्थ राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ। यहाँ पे रेजिडेंस हो जाएगा, यहाँ प्लस आई, यहाँ पे माइनस आई। तो घटते हुए क्रम की बात कर रहा है, तो देखो क्या होगा आपका? बी का सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर क्या होगा आपका? क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। तो सी का सबसे कम और क्या बोलेंगे हम लोग? बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो क्या बोलेंगे? बी, ए और क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए। तो ये रहे हमारे 51 to 75 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, हिंदी में पेपर डिस्कस किए हैं। और 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन शिल्पा मैम करेंगी। तो फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, सभी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे और आपके नए भी क्वेश्चन थे। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो गलती ना करें। फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है एफएसटी टेस्ट नंबर 29, जिसमें केमिस्ट्री सेक्शन में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उपेंद्र सर ने डिस्कस कराए हैं, यानी कि 51 to 75। आफ्टर दिस 76 to 100 जो पेपर का डिस्कशन होगा वो मैं करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 से। पढ़िए क्या कह रहा है। ये बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख उत्पाद बताइए। यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखी है और जिसमें हम यूज क्या कर रहे हैं? सांद्रित नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कर रहे हैं और सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है इसे हम बोल रहे हैं नाइट्रीकरण, ठीक है। ये नाइट्रीकरण हो रहा है। अब इस नाइट्रीकरण में जो NO2 ग्रुप है वो कैसा कार्य करेगा? वो एक नाभिक स्नेही के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा, यानी कि इस रिएक्शन में वो नाभिक स्नेही के रूप में अटैक करेगा, ठीक है। तो ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगेगा। अब ऑप्शंस में देख लो कहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन में ये लग रहा है। ये देखो, ये कंडीशन तो रहेगी ही रहेगी, ये पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, बट जो दूसरा
NO2 आएगा वो कहाँ पर लगेगा, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। तो कौन सा ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर ऑर्थो और पैरा दिखा रहा है? अगर हम यहाँ देखें सेम स्ट्रक्चर, देखो ऑर्थो पे तो है, यहाँ पर ये लग गया, तो थर्ड ऑप्शन जो है यही हमारा राइट आंसर है। बाकी और कोई मैच नहीं हो रहा है। ये कहाँ लगेगा, ऑर्थो पर या पैरा पर। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं और आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, समझ आया इतना? चलो नेक्स्ट 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। ये कह रहा है निम्नलिखित न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब है यहाँ पर नाभिक स्नेही की बात हो रही है, ठीक है, नाभिक स्नेही। न्यूक्लियस से रिलेटेड है, नाभिक से रिलेटेड। फाइल का मतलब होता है जो स्नेह करता है, तो नाभिक स्नेही किससे स्नेह करता है, नाभिक से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको बतानी है कि यानी कि कितनी नाभिकीय स्नेहता, ये इसका बढ़ता हुआ क्रम बताना है, जिसके लिए कुछ आपको यौगिक दे रखे हैं। यहाँ पर ये यौगिक कुछ क्रम में दे रखे हैं, इनका क्रम आपको बताना है। इसका मतलब क्या होता है, देखो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है, नाभिक स्नेहियता होती है, वो किस पर डिपेंड करती है कि कोई लोन पेयर या निगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा हो, या तो निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, ठीक है, यानी कि एकाकी युग्म हो या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज से ही इतना समझ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा हो, त्याग कर रहा हो, ठीक है, यानी कि दान दे रहा हो। तो यहां पर सबसे पहले देखो H2O, अगर देखो, अच्छा इनमें भी एक क्रम होता है, लोन पेयर वाला सबसे लीस्ट होता है, ठीक है, लोन पेयर वाला सबसे लीस्ट। तो यहाँ पर H2O में एक लोन पेयर पाया जाता है, आप सभी को पता है ना, H2O में एक लोन पेयर पाया जाता है, तो H2O तो लीस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O तो सबसे लीस्ट हो जाएगा। H2O कौन से नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर। तो हमारा जो क्रम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो सेकेंड नंबर कहाँ पर है, सबसे लीस्ट, दो ही पार्ट है। उसके बाद थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ में अगर हम कंपेयर करें, यानी कि यहाँ पर 3 बचे। अब OH माइनस का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इजिली डोनेट कर देगा ये, क्योंकि यहाँ पर कोई हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई हिंड्रेंस, बिना किसी हिंड्रेंस के ये डोनेट कर देगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगी, 4th वन की हो जाएगी। तो यहाँ पर 4th वन। तो कोई ऐसा सेट दिख रहा है जिसमें लास्ट में सेकेंड हो और इधर बढ़ती हुई जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो 4th हो, बताओ। क्योंकि अगर देखो हम एक एक का ऑप्शन पकड़कर बैठ गए एग्जाम में निकालने, तब तो फिर यही करते रह जाएंगे। हमें क्या करना होगा कि ऑप्शंस का सेट देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर्स के नजदीक है, ठीक है। तो आंसर्स के नजदीक कौन सा है, फर्स्ट वन, यही हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर, समझ आया? ये क्लियर चीज समझ में आई। न्यूक्लियोफिलिसिटी हम कैसे निकाल रहे हैं, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन का डोनेट, ठीक है, लोन पेयर की वजह से लीस्ट होगा, ये हमने पहले ही बता दिया, लोन पेयर जो होगा उसकी वजह से इसका लीस्ट होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, अभिक्रिया के निम्नलिखित क्रम में A और B को पहचाने। तो यहाँ पर A और B इन्हें हमें बताना है। अच्छा ये किस टाइप की अभिक्रिया है, अगर हम इतनी अभिक्रिया की बात करें, ये है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है कि ये इसके मोल पर डिपेंड होता है। यहाँ पर देखो अल्ट्रावायलेट रेज और Cl2 है, तो मुक्त मूलक अभिक्रिया हुई, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। अब 1 मोल Cl2 लेंगे तो हमें कुछ उत्पाद मिलेगा। क्या उत्पाद मिलेगा, अगर 1 मोल Cl2 यहाँ पर अगर हम ले, जल्दी से बताओ क्या मिलेगा, यहाँ पर CH2Cl बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसी से क्या बन जाएगा, A की बात हो रही है अभी, CH2Cl2। 2 मोल लेंगे तो सेम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो CHCl2। फिर 3 मोल लेंगे तो फिर एक Cl जुड़ेगा, H हटेगा तो CCl3 बन जाएगा, ठीक। Cl जुड़ रहा है, H हट रहा है, ये तो सभी को पता है। उसके बाद A तो पता हो गया, A की 4 कंडीशन है, 1 2 3, 3 कंडीशन A की है। तो देखो CH2Cl2, CHCl2 और यानी कि ये तो कट गया, ये तो बनेगा ही नहीं, थर्ड ऑप्शन तो कट गया, समझ आया। अब बचा 3, तो इन 3 में से B पर भी जो डिपेंडेंट होना है, जो यहाँ पर मिल रहा होगा वही तो B आगे जाकर बनेगा।
तो बी की अगर हम बात करें तो बी के हिसाब से अगर हम CCl3 वाले की बात करें तो यहां पर हमें CHO मिल रहा होगा। ठीक, तो ऐसी कोई कंडीशन है, सबसे पहले देखो CCl3 हो, CCl3 है ही नहीं तो ये भी कट गया। ठीक, ये कंडीशन कट गई। अब बची दो कंडीशन, CHCl2। CHCl2 से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर CHCl2 जब रिएक्ट करेगा तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा CHO। ठीक, अब देखो क्या ये कंडीशन है, क्या ये कंडीशन हमारे पास है, CHCl2 से CHO, CHCl2 से CHO। देखो CHCl2 एक यहां पर है जिससे CHO, ठीक, और एक CHCl2 कहां पर है जिससे COOH मिल रहा है, यानी कि ये तो गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। ठीक, ये है ही नहीं क्योंकि हम इस A को ले ही नहीं चल रहे हैं, ये जो A प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट से हमें मिल गया फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। तो आपको थोड़ा सा ऐसे दिमाग लॉजिकल लगाना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा सेट बन रहा है। ठीक है, क्लियर? तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इतना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 79। ये भी अभिक्रिया यहाँ पर अभिक्रिया वेस्ट पर है। एक अभिक्रिया में अब देखो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, मेन जो प्रोडक्ट है ये क्या है अगर बताओ, ये सैलिसिलिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, ये क्या है, इस स्ट्रक्चर को पहचानो, इसे बोलते हैं एस्पिरिन। ठीक, एस्पिरिन। ठीक, यानी कि ये सैलिसिलिक अम्ल में किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, जो एस्पिरिन मिल रहा है। सेम सैलिसिलिक अम्ल किससे रिएक्ट कर रहा है, जो हमें मिथाइल सैलिसिलेट मिल रहा है। ये क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट। अब बताओ यहां देखो, अगर हमें सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन करवानी है और एस्पिरिन प्राप्त करना है तो वो एसाइलेशन होता है। कैसे होता है एसाइलेशन, यहां पर हम रिएक्ट कराते हैं CH3CO और यहां पर बॉन्ड O और H+ की उपस्थिति में। ये क्या होता है, एसाइलेशन होता है। तो X तो हमें पता हो गया क्या है, X देखो, क्योंकि X और Y क्रमशः पूछे गए। अच्छा देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, X ये है Y ये है, तो आप कंफ्यूज मत होना। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो X होगा, यानी कि बाद वाला जो है वो यहां पर दिखना चाहिए और Y यहां पर दिखना चाहिए। ठीक, तो X ये है। अब X देखो कहां पर है, ये कट गया। ठीक है, ये कट गया। ये दोनों ऑप्शन में ये इनमें से कोई X हमारा है, डिपेंड करेगा Y पर। अब Y पाने के लिए हमें रिएक्शन करवानी पड़ती है मिथेनॉल से। किससे, मिथेनॉल से। ठीक है, और H+। अब देखो ये Y हो गया, यानी कि एक X और Y। तो यहां पर फर्स्ट और मेथेनॉल कहां मिल रहा है, ये, क्योंकि देखो यहां पर दोनों चीजें सेम है तो ये कट गया। सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट हो गया, सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट हो गया। तो 79 का जो आंसर है वो क्या हो गया, जल्दी से बताओ। 79 का सेकेंड इज द राइट। ठीक है, समझ आया, क्लियर है? सैलिसिलिक अम्ल से अगर हमें एस्पिरिन प्राप्त करनी है तो CH3CO का ट्वाइस और OH+ से रिएक्ट कराते हैं, एस्पिरिन मिल जाता है। अच्छा, एस्पिरिन जो होता है एक तरह की पेन किलर होती है, आप सभी ने नाम सुना होगा, फीवर वगैरह में ली जाती है। बाकी और भी चीजें हैं जिनके लिए यूज किया जाता है। एस्पिरिन जो कि है एज अ पेन किलर यूज करी जाती है। क्लियर? और मिथाइल सैलिसिलेट प्राप्त करना है तो Y क्या होगा, यहाँ पर मिथेनॉल और H+ की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई है। क्लियर, समझ आया? तो 79 का सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। डन। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 नंबर का। पायरोल दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर है, पिरिडीन दे रखा है, इसका स्ट्रक्चर, और पिपरिडीन का स्ट्रक्चर दे रखा है, जिनकी क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम आपको बताना है। क्षारीय सामर्थ्य की अगर हम बात करें तो लोन पेयर जिसमें आसानी से निकल जाए वही क्षारीयता का सही क्रम होगा। अब अगर हम देखें तो ये जो होता है फर्स्ट वाला, ये डीलोकलाइज्ड होता है, तो यहां पर निकालना थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है। ये कैसा होता है, लोकलाइज्ड है, देख सकते हो आप, ये लोकलाइज्ड है, ये भी लोकलाइज्ड है। ठीक, तो यहां पर टफेस्ट होगा, पायरोल में क्या होगा, टफेस्ट होगा। तो अगर क्षारीयता का क्रम देखेंगे तो सबसे मतलब यहां पर इजीली नहीं निकलेगा।
अब इन दोनों में से फिर किसमें इजिली निकलेगा, ये भी है, तो इनका वो देख ले हम लोग, क्या देखना पड़ेगा, संकरण देख लेते हैं। तो अगर हम पिपरीडीन की बात करेंगे तो वो sp3 होगा और ये sp2 होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अगर देखोगे, विद्युत ऋणात्मकता के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा इसमें, पिपरीडीन सबसे पहले, तो यानी कि थर्ड, उसके बाद पिरीडीन, ठीक बता ही दिया है, पहले सेकेंड, फिर उसके बाद जो क्रम आएगा पायरोल, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड होता है तो फर्स्ट, ये क्रम। थर्ड बता दो कौन है, पिपरीडीन है, सेकेंड पायरीडीन है और फर्स्ट कौन है, पायरोल है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, देखो थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो अब 81 क्या कह रहा है, पढ़ो। कथन 1 और कथन 2 दे रखा है, ठीक है, 2 कथन है। एनिलीन में NH2 समूह ऑर्थो और पैरा निर्देशन और एक सक्रिय समूह होता है, बिल्कुल सही है। एनिलीन की अगर आप बात करोगे यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर NH2 समूह लगा है, एनिलीन बोल दिया, ठीक है। अब एनिलीन क्या होता है, प्लस M होता है, ठीक, प्लस M है तो ऑर्थो और पैरा निर्देशित होगा, ऑर्थो पैरा निर्देशित है और एक कैसी है, ये एक्टिव रिंग होती है, क्या होता है, एक एक्टिव समूह होता है, एक्टिव ग्रुप होता है, जिसे हम सक्रिय समूह बोल रहे हैं, ठीक। तो ये तो ट्रू है, फर्स्ट वन इज ट्रू। अच्छा, अब कथन दूसरे की अगर आप बात करो, कथन दूसरे की अगर आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया यानी कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन से नहीं गुजरता है, क्या ये सही है। कथन दूसरे की अगर आप बात करोगे तो ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर क्या होगा, एनिलीन जब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया करता है तो AlCl3 के साथ क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक, एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो वहां पर रिंग क्या होगी, एक्टिव नहीं हो पाती है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही कथन क्या है, ट्रू है, दोनों ही कथन क्या है, ट्रू है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। डन, समझ आया। 81, नेक्स्ट 82 कह रहा है, 2 मैचिंग का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं, फेमस नेम्ड रिएक्शन दे रखी है, और उनमें जो अभिकर्मक यूज किया जाता है सूची 2 में दे रखा है। हफमैन गिरावट यानी कि डिग्रेडेशन की बात हो रही है, ठीक है, डिग्रेडेशन, हफमैन डिग्रेडेशन, क्लीमेंसन रिडक्शन यानी कि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। कैनिजारो रीमर टीमन है, ये बेटा रीमर टीमर है, रीमर टीमन, ठीक। तो इन अभिक्रियाओं में कौन कौन सी यहाँ पर अभिकर्मक यूज किए जाते हैं, तो सबसे फेमस आप सभी को पता है, क्लीमेंसन में क्या यूज किया जाता है, क्लीमेंसन में जिंक अमलगम और सल्फ्यूरिक यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। तो क्लीमेंसन का हो गया फोर्थ, ये क्या है, जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में होती है। तो यहां से अगर थोड़ा सा मैच कहीं मिल रहा हो तो देख लो, बी का फोर्थ 3 ऑप्शन में, यानी कि फोर्थ कट गया। अब अगर हम बात करें हफमैन की, ठीक है, हफमैन की बात करें तो वहां पर ये ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन अभिकर्मक और NaOH की उपस्थिति में होती है, तो यानी कि ए का क्या हो गया, थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, 2 ऑप्शन में, यानी कि ये भी कट गया, बचा फर्स्ट एंड सेकेंड। सी आपको ऑलरेडी पता हो गया था। उसके बाद देखो कैनिजारो का बताओ जल्दी से। कैनिजारो का अगर आप देखोगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड KOH या NaOH के साथ में होती है और हीट कराई जाती है, तो कैनिजारो सी का फर्स्ट कहां पर है, देखो जल्दी से, यहाँ पर सी का फर्स्ट आपको सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों तो कट गए, ये भी अब कट गया, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। तो ये अभिकर्मक याद भी कर सकते हो आप, थोड़ा सा डेटा है, इसे याद कर लोगे। नेम्ड रिएक्शन वैसे भी आपको पता ही है, ठीक। तो इनमें क्या क्या अभिकर्मक यूज किए जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ आया। 82 का यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन राइट हो गया। डन, चलो नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये कह रहा है दी गई अभिक्रिया में प्रतिशत लब्धि पर विचार करें। प्रतिशत लब्धि का मतलब है यहाँ पर जो प्रतिशत उपज है किसकी, प्रोडक्ट की, उत्पाद की, कितना उत्पाद यहाँ पर बन रहा है वो आपको बताना है। एनिलीन की रिएक्शन हो रही है, अभी अभी एनिलीन के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है, एनिलीन, ठीक।
HNO3 और H2SO4 के साथ अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर, यानी कि NO2 नाइट्रिक करंट देखा जाए 288 केल्विन पर। तो यहाँ पर जो नाइट्रो समूह है वो लगा है अलग अलग पोजीशन पर। ठीक, अब ये कह रहा है कि किस पोजीशन पर जो ये हमारे उत्पाद है वो सबसे ज्यादा उनकी उपज होती है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक, अगर हम एनिलीन की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वो पैरा पर जो हमारा उत्पाद बनेगा, सबसे ज्यादा पैरा की यहाँ पर उत्पादित होगा, यानी कि समथिंग 50% से ज्यादा ही होगा। फिर होगा आपका मेटा 40% समथिंग, और फिर होगा ऑर्थो जो कि 2 से 3% ही होता है। तो अब देख लो, पैरा सी हो गया, फिर मेटा की अगर बात करो क्या हो गया, यहाँ पर मेटा की बात करोगे तो बी हो गया ये, ठीक है, फिर ए हो गया यानी कि ऑर्थो। तो ये क्रम आएगा CBA, कहां पर है, सेकेंड। क्लियर, तो सेकेंड ऑप्शन यहां पर राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्लियर। इनके परसेंटेज आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में करेक्ट एग्जैक्ट परसेंटेज आपको दे रखे हैं। लमसम ये 50 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 55 पॉइंट समथिंग, और ये हो जाएगा 40 to 45, और ये 2 से 3%। ठीक है, क्लियर, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर 83 का सेकेंड ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट 84, नाइट्रोबेंजीन को मेटा डाइब्रोमोबेंजीन में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अभिकर्मकों का सही क्रम बताओ। अच्छा, यहाँ पर एक लंबी सी रिएक्शन दे रखी है, ये आपको आपका जो अभिकारक है और ये फाइनल उत्पाद है। ठीक, अब इस उत्पाद को बनने के लिए कितनी रिएक्शन से गुजरना पड़ा है, कितने अभिकर्मकों से होकर गुजरना पड़ा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले देखो ये नाइट्रो समूह लगा है। ठीक, अब देखो यहाँ पर नाइट्रो समूह लगा है, ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग होता है तो यहाँ पर हमें नाइट्रो से ब्रोमीन में चेंज करना है। ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमीन में कैसे चेंज करोगे, इसका यहाँ पर क्या करवाओगे आप, अगर देखो तो यहाँ पर ब्रोमीनीकरण होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो रिएक्शन है उसमें ही आपको बता रहे हैं, फर्स्ट वाला जो है कन्वर्जन उसमें ही आपको ये बता रहे हैं, सेकेंड कन्वर्जन में। फिर उसके बाद यहाँ पर SnHCl से कराओगे। देखो अगर इससे कराओगे तो क्या मिलेगा, मान लो ये NO2 है, ठीक, इसने रिएक्ट किया किसके साथ, Br2 और Fe। अब ये रिएक्शन हुई तो यहाँ पर NO2 समूह के साथ साथ Br लग गया। ठीक है, यहाँ पर NO2 अभी एज इट इज लगा और ये Br लग गया। ठीक, अब ये Br लगा है, फिर ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, SnHCl के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर SnHCl के साथ, क्योंकि ये ऑप्शन हमें दिख गया फर्स्ट, यही है। SnHCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 समूह जुड़ जाएगा, NH2 समूह जुड़ जाएगा और एज इट इज ब्रोमीन बना रहेगा। फिर वो Na-Na2 और HCl के साथ रिएक्ट करेगा। जब वो Na-Na2 और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों वहां पर डाईएजोनियम बन जाएगा। ठीक है, Na-Na2 और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो डाईएजोनियम बनेगा। अब डाईएजोनियम फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, CuBr और HBr के साथ। ठीक है, CuBr और HBr के साथ, तो जाकर ये ब्रोमीन प्रोडक्ट फाइनल आपको मिल जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, समझ आया। चलो नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, उबालने पर अंडे का सफेद भाग जमने के बाद प्रोटीन की कौन सी संरचना बरकरार रहती है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन है प्रोटीन का विकृतीकरण पर। प्रोटीन का ये टॉपिक है भी आपके एनसीईआरटी में, प्रोटीन का विकृतीकरण बायोमोलिक्यूल्स में, जैव अणु में। ठीक, प्रोटीन के विकृतीकरण में यानी कि डीनेचुरेशन जब हम करते हैं प्रोटीन का, तो वहां पर जो कॉइल्स होती हैं वो तृतीयक की, द्वितीयक की और चतुर्थक की तो खुल जाती हैं, पर प्राइमरी की एज इट इज रहती है, यानी कि प्राथमिक की एज इट इज रहती है। जो प्राथमिक संरचना रहती है वो बरकरार रहती है अंडे को उबालने पर, जो सफेद भाग है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, 85 का फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट 86 कह रहा है मिलान है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में क्या दे रखा है, प्राकृतिक अमीनो एसिड दे रखे हैं, और सूची 2 में उनके अक्षर कोड दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जहां पर अमीनो एसिड का चार्ट दे रखा है और वहां से रिलेटेड उसके सिंबल भी दे रखे हैं। ठीक है, जो अक्षर कोड है, सिंबल जो है
वो वहां पर दे रखे हैं, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अब देखो ग्लूटामिक एसिड की अगर हम बात करें, ग्लूटामिक एसिड की अगर आप बात करोगे तो इससे जो सिंबल होता है उसे ई से, ठीक है, ई से यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही साथ अगर ग्लूटामाइन की बात करोगे, ग्लूटामाइन की अगर आप बात करोगे तो उसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब यहाँ पर मैच कर सकते हैं, ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड और कहीं नहीं है, यानी कि ये दो कट गए। फिर बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट देखो कहां पर है, बचे कौन थे, फर्स्ट और फोर्थ, तो यही बचा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर, समझ आया? चलो, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 86 का फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 87 कह रहा है एक अभिक्रिया के लिए, एक अभिक्रिया दे रखी है N2+3H2 और बन क्या रहा है, अमोनिया बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर अमोनिया बन रहा है। अब देखो अभिक्रिया पढ़ो, कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया मिश्रणों में डाई हाइड्रोजन यानी कि H2 जो है इसकी बात हो रही है, एक सीमांत अभिकर्मक के रूप में है, पहचानो। तो यानी कि आपसे ये कह रहा है कि कितनी वैल्यू किसकी ले, तब जाकर H2 एज अ सीमांत अभिकर्मक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वहां पर कार्य करे। लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, जिसकी मात्रा सीमित हो, जो हमारी अभिक्रिया को भी सीमित कर दे, यानी कि एक ऐसी चीज जो खत्म हो जाए तो प्रोडक्ट बनना ही बंद हो जाए, है ना, सीमांत कर दे, सीमा का अंत कर दे उस प्रोडक्ट की, उस अभिक्रिया का। तो यानी कि डाई हाइड्रोजन की मिनिमम मात्रा आपको यहाँ पर बतानी है दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक। अब आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है, सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालते हैं, उसके मोल और बटे उसका जो स्टाइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होता है, यहाँ पर स्टाइकियोमेट्रिक वैल्यू होती है उससे। तो सबसे पहले तो इन डेटा का क्या निकालना है, मोल निकाल लो इन डेटा से इस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जब मोल निकालोगे 28/28, एक आ गया 6/2, ठीक है, 6/2 कितना हो गया 3, यहाँ पर निकालोगे तो कितना आ गया 14 ग्राम का, 14 ग्राम और बटे 28 यहाँ आ गया 1/2, ठीक है, 14/28 करो, ठीक, तो ये हो गया 0.5, यहां करोगे 4/2 तो ये आ गया 2, और इधर 56/28 ये हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 2 से करोगे 5, ठीक, ये मोल है, ध्यान से देखना, ये 2 और 5 ये कितना है 35, तो ये समथिंग 1 पॉइंट कितना आएगा, काउंट करो, इसे काउंट करो, बटे 2 ये आ गया 4, ठीक। अभी हमने क्या निकाले हैं, मोल निकाले हैं इस डेटा का यूज करके जस्ट, ठीक, तो यहां पर ये 1.25 आ गया। अब मोल है, अब इसके स्टाइकियोमेट्रिक से डिवाइड करते जाओ, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा, 1/1 3/3, तो यहां पर 1 ये 1, तो ये तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देखो 14/0.5 और यहां पर कितना हो गया 3/2, 3/2 और 14/5 कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि 0.5 0.6 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, हमें नाइट्रोजन नहीं पता करना है, हमें हाइड्रोजन पता करना है। थर्ड ऑप्शन में आओ, यहाँ पर क्या है 2 और 1, 2 ये हो गया, और ये क्या है 5, ठीक, और ये क्या है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3, तो यानी कि 2 और 5/3 करोगे तो 1.6 समथिंग आएगा, तो यानी कि ये है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि थर्ड ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया। कुछ नहीं करना है, देखो इस क्वेश्चन में सिंपल सीधा क्या काम करना है, जो डेटा दे रखा है इससे इसका मोल निकाल लिया, मोल निकाल लिया। अब आपको ये रिएक्शन दे रखी है, इसका स्टाइकियोमेट्री आपको पता ही है, 1 और 3 है इधर, ठीक। अब जो मोल निकला है उनको एक एक करके चारों ऑप्शन में स्टाइकियोमेट्रिक से कंपेयर करते जाओ। जब आप कंपेयर करते जाओगे तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, वहां पर ऑब्जर्वेशन करनी है कि H2 का जो H2 की मात्रा है वो कम आनी चाहिए, नाइट्रोजन की मात्रा कम आ रही, हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाई हाइड्रोजन एक सीमांत अभिकर्मक के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम आना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन में ही आप देखो सीमांत अभिकर्मक की तरह ये कार्य कर रहा है, ठीक। फोर्थ ऑप्शन में अगर देखोगे तो फिर से नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा 1.25 समथिंग, ठीक है, कुछ आएगा, यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, फिर से नाइट्रोजन यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, पर यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट वर्क करेगा। तो 87 का थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है। देखो प्रोसेस हमने बता दिया है, क्वेश्चन कैसे होगा आप खुद से भी इसे कर सकते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, डी ब्रोगली द्वारा पदार्थ के तरंग का दिक् सिद्धांत यानी कि डुअल नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा और इलेक्ट्रॉन का संवेग यानी कि पी के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ग्राफ दे रखे हैं। अब देखो हम सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन पी, जहां पर h स्थिरांक है और p क्या है, संवेग। तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पी। ठीक, तो अब इससे क्या पता चल रहा है, जब हम लैम्डा इंक्रीज करेंगे तो संवेग कम होगा या वाइस वर्सा। ठीक है, यानी कि संवेग बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा। अब इससे संबंधित ग्राफ अगर देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, गलत। फर्स्ट सेकंड भी गलत है, थर्ड क्यों गलत है, थर्ड सही होता। हम ग्राफ का जो संबंध स्थापित कर रहे हैं वो किसके बीच, लैम्डा और संवेग के बीच, ना कि 1 अपॉन संवेग के बीच। तो इसलिए ये गलत हो गया और आंसर हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आया है कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण की वजह क्या, यहाँ पर अगर जो हमारे आपने देखा होगा NH3 NF3 में किसका ज्यादा होता है, अगर वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, अपोजिट हो जाती है, तो वहां पर वो नहीं जुड़ पाते। ठीक, तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो सेकेंड ऑप्शन होगा, जहां पर ये क्या होगा, सिमेट्री है और इनके बीच में कोण भी देखोगे तो 180 है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट ना होने की वजह से ये भागेगा। तो यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, बाकी किसी केस में इतना नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन 89 का राइट हो गया। ठीक है, अब 90 नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन 90। क्वेश्चन 90 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से अणुओं आयनों की संख्या जिसमें केंद्रीय परमाणु sp3 संकरण में शामिल है बताना है। यहाँ पर कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और इनका संकरण ज्ञात करना है। अच्छा, NO3 माइनस का संकरण sp2 होता है। ठीक है, इसे निकाल लेना। BCl3 का भी sp2 होता है, BCl3 का भी sp2 होता है। अब अगर हम ClO2 माइनस की बात करें तो इसका संकरण sp3 होता है, यानी कि एक स्पीसीज यानी कि एक प्रजाति हमें मिल गई। दूसरी यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी sp3 ही मिलता है। तो दो ऐसे हमें यहाँ पर आयन या समूह मिल गए हैं जहां पर केंद्रीय परमाणु sp3 संकरित है। तो आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, आंसर क्या हो गया 2। क्लियर, समझ आया। चलो नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि Br2 के लिए परमाणुीकरण की एंथैल्पी यानी कि एटमाइजेशन की एंथैल्पी x किलो जूल पर मोल है। ठीक है, अब ये कह रहा है और Br2 के लिए बंद एंथैल्पी जो है वो y है, तो उनके बीच संबंध बताओ। अब देखो एटमाइजेशन का मतलब क्या है, जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में दे रखी है, अब ये लिक्विड से गैस में चेंज हुई होगी। ठीक है, फिर गैस से अपने एटम्स में भी तो चेंज हुई होगी। एटमाइजेशन यानी कि जो परमाणुीकरण की एंथैल्पी है यानी कि अपने अपने एटम में, ठीक, इस तरह से चेंज हुई होगी। तो ये पूरी जो ऊर्जा है, ये कह रहा है ये पूरी ऊर्जा कितनी है, x किलो जूल पर मोल है। अब इसीलिए कह रहा है कि जो Br2 है उसकी बंद एंथैल्पी यानी कि Br2 से Br अगर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, Br में, तो उसकी जो बंद एंथैल्पी है यहाँ पर वो कितनी है, y है। तो कह रहा है इनके बीच में संबंध बताओ, x कम होगा y ज्यादा होगा, x ज्यादा होगा y कम होगा, या पता ही नहीं है, या दोनों इक्वल होगी। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ज्यादा एनर्जी लग रही होगी ना, दो प्रोसेस हो रहे हैं, यहाँ पर कम। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, क्योंकि एटमाइजेशन में क्या कर रहा है, लिक्विड से गैस से फिर उनके एटम में, ठीक, और y में क्या हो रहा होगा, उनके बंद जो है, बंद एंथैल्पी की, Br के बीच में जो बंद है, इस एंथैल्पी की बात हो रही है। ठीक, तो जाहिर सी बात है x की ज्यादा होगी, थर्ड ऑप्शन राइट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2, SiO2 और GeO2 अम्लीय है, ठीक है, राइट, जबकि SNO और PbO उभयधर्मी होते हैं, यानी कि अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यम में अभिक्रियाएं करते हैं। तो ये सही है, ये ट्रू है, ठीक, ये ट्रू है। कार्बन का एलोट्रोपिक का मतलब होता है अपरूप, ठीक है, अपरूप, जैसे कि ग्रेफाइट, हीरा और क्या हो गया,
और फुलरीन, ठीक है, एलोट्रोप के रूप में कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब होता है श्रृंखलाकरण, ठीक है, आगे की ओर जुड़ने जाना, क्योंकि भाई कार्बन के पास देखो कैटेनेशन का ही गुण है, तभी तो उसके इतने सारे कंपाउंड है, यानी कि वो एक तरह का एक्सट्रोवर्ट है, जहां जाता है वो बंद बना लेता है। कैटेनेशन अपने से भी जुड़ने की, यानी कि अपने आप से कार्बन कार्बन बंद बनाने की भी प्रबल क्षमता रखता है, और अन्य जो हमारे परमाणु है उनके साथ भी जुड़ने की क्षमता रखता है। तो उस प्रकार की जो टर्म होता है, जो गुण होता है, उसे कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन का मतलब होता है जुड़ना, कैटेनेट करना, ठीक है, जुड़ते रहना। तो यहाँ पर कैटेनेशन है, यहाँ तक तो सही है। फिर कह रहा है पाई और पाई पी डी पाई बॉन्ड के कारण, बंध के कारण होता है, नहीं, कार्बन की बात हो रही है तो डी बाई, यहाँ पर डी तो आ ही नहीं सकता है, एब्सेंट है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ तक की चीजें तो सही कह रहा था, पर ये कारण जो दिया है वो सही नहीं दिया है, तो ये वाला गलत हो गया। तो कथन एक सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। देखो, कथन एक सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है, यानी कि यही 4th 1 ही आंसर हो गया, ठीक है, 4th 1 यहाँ पर राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट कह रहा है 93 नंबर का क्वेश्चन, अम्लीय जलीय विलयन में एल्यूमिनियम क्लोराइड ज्यामिति वाला आयन बनाता है। अगर हम लोग अम्लीय जलीय विलयन में बात करें एल्यूमिनियम क्लोराइड की, तो वो किस तरह का यहाँ पर कह रहा है कि जो ज्यामिति होती है वो किस तरह की होती है। तो जब वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, जब वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है कुछ इस तरह से Cl3 यहाँ पर, तो इसकी ज्यामिति पूछ रहा है अम्लीय जलीय विलयन में एल्यूमिनियम क्लोराइड किस तरह की ज्यामिति का आयन बनाता है। तो यहाँ पर जो इसकी समन्वय संख्या होती है वो कैसी होती है, समन्वय संख्या होती है 6, जिसकी वजह से इसकी ज्यामिति हो जाती है अष्टफलकीय। क्या हो जाती है, अष्टफलकीय, ठीक है, समझ आया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। 93 का सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जलीय विलयन में निम्नलिखित मानक इलेक्ट्रोड क्षमता यानी कि E0 पर विचार करें। तत्व दे रखे हैं एल्यूमिनियम और यहाँ पर थैलियम। अब यहाँ पर M3+M और M+M का मान दे रखा है। कह रहा है इन आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जितना निगेटिव होगा, ठीक है, जितना निगेटिव ये होगा उतना ही E0 स्टेबल होगा, यानी कि स्थायी होगा। ठीक, अब देखो निगेटिव की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन देखो जो यहाँ पर Al+ से अधिक स्थिर है, तो यहाँ पर अगर इनके मान देखो, सिर्फ प्लस की बात हो रही है, अभी इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ प्लस की, तो ये निगेटिव है तो ये ज्यादा स्थिर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 95 कह रहा है Cu सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D9 है, जबकि Cu सेकेंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 होता है। ठीक, निम्न में से कौन सा सही है। देखो ये सारी चीजें जो आई हैं, ये सारी चीजें आई हैं स्टेबिलिटी के कारण आई हैं। देखा जाता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है वही उसका कॉन्फ़िगरेशन राइट माना जाता है। परमाणु संरचना वाला जो चैप्टर है उसमें आपको इसका विन्यास दे रखा है जो स्थायी होगा। तो जो Cu2 होता है यहाँ पर सेकेंड वाला जो होता है इसका, ये ज्यादा स्थिर होता है, ये इसका रीजन है। ठीक है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D9 है, जबकि Cu सेकेंड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cu फर्स्ट है ये। अच्छा, एक चीज है देखो यहाँ पर करेक्शन क्या है, अगर हम 3D10 वाले की बात करें ये फर्स्ट होगा, क्योंकि दोनों ही सेम कैसे हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट Cu फर्स्ट है, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये तो दोनों ही अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में से ये वाला ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, फर्स्ट वन वाला ज्यादा स्थायी होगा, 95 का फर्स्ट, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चलो 96 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3D श्रृंखला में उच्चतम M2+M मानक इलेक्ट्रोड क्षमता वाली धातु कौन सी होगी। 3D श्रृंखला की बात हो रही है, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात हो रही है, जो कि स्कैंडियम से क्या होती है, जिंक होती है। अब बोला जा रहा है इसमें जो मानक इलेक्ट्रोड क्षमता होती है M2+M वाली, उनमें उच्चतम क्षमता किसकी होती है। देखो इनमें सबसे ज्यादा जो अगर हम वैल्यू की बात करें ज्यादातर निगेटिव मानी जाती है, ज्यादातर निगेटिव होती है, लेकिन एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा एलिमेंट होता है, धातु होती है जिसकी यहाँ पर अपवाद होता है। कौन सी होती है, कॉपर होती है। तो यही हमारा
राइट आंसर। इसकी जो मान होता है वो उच्चतम होता है, मानक इलेक्ट्रोड क्षमता क्या होती है, उच्चतम होती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, तो 96 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। नेक्स्ट 97 कह रहा है निम्न अभिक्रिया को किसकी उपस्थिति में उत्क्रमणीय से अनुत्क्रमणीय कर सकते हैं। ठीक है, तो मीथेन की यहाँ पर आयोडीन से अभिक्रिया हो रही है। कौन सी यहाँ पर अभिक्रिया हुई, आयोडीकरण हुआ। किसका आयोडीकरण हुआ, आयोडीकरण किसका है, ये एल्केनो का, एल्केनो का आयोडीकरण। ठीक है, एल्केनो का आयोडीकरण हो रहा है, एक तरह से मुक्त मूलक प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर कोई हमें ऑक्सीकारक के रूप में मिल जाए, ठीक है, कोई ऑक्सीकारक का उपयोग कर लें, तो यह विक्रिया हमारी उत्क्रमणीय से अनुत्क्रमणीय हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है सांद्रित HiO3 जो होगा वही हमारे इस रिएक्शन को क्या कर पाएगा, इसकी उपस्थिति में ही उत्क्रमणीय से अनुत्क्रमणीय हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया, ये क्लियर है। ये रिएक्शन देखो अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में और रिवर्सिबल है, हमें कैसी करनी है, इरिवर्सिबल करनी है, एक डायरेक्शन में जाए। कब जाएगी, जब वो HI है वो I2 में बनने लगेगा। किसकी उपस्थिति में, HiO3, सांद्रित HiO3 की उपस्थिति में। ठीक है, क्लियर। चलो 98 में कह रहा है स्थिति को छोड़कर, यानी कि इनमें से किस स्थिति को छोड़कर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का विन्यास समान है, ये आपको बताना है। तो देखो ये याद कर लो, कौन सी स्थिति होंगी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में जिनका विन्यास समान होता है, C4 वाली जो स्थिति होती है उसको छोड़कर इनका विन्यास समान होता है। ठीक, यहाँ पर वो डिफर कर जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99, ये भी मैचिंग बेस्ड है। फर्स्ट में मैच में कुछ कंपाउंड का नाम दे रखा है, कॉम्प्लेक्स है, कुछ संकर दे रखे हैं, और सूची 2 में उनका कलर दे रखा है कैसा होता है। फर्स्ट वाला तो आप सभी पहचानते हो क्या है, फेरिफेरोसाइनाइड है, इसका कलर क्या होता है, प्रूशियन ब्लू होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, प्रूशियन ब्लू। तो ए का थर्ड, सबसे पहले तो जहां ए का थर्ड है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहला ही आंसर हमें मिल गया, आई होप, है ना, सबसे पहला ही आंसर हमें मिल गया, तो यही आंसर है। देखो ए का थर्ड कहीं है ही नहीं। अगर आपको और देखना है तो सी मैच कर लो, सी अगर मैच करोगे फेरिथायोसाइनेट है। ठीक है, ये हमें बताता है कि किसी यौगिक में सल्फर नाइट्रोजन दोनों उपस्थित है। इसके लिए कैसा कलर देता है, सुर्ख लाल रंग देता है। कैसा, सुर्ख लाल। तो सी का सेकंड, देखो सी का सेकंड भी मैच हो रहा है। अगर यहाँ पर इस कंपाउंड को देखोगे तो ये येलो कलर देता है। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन से ही हमें आंसर पता चल गया, आगे हमें ऑप्शंस को मैच करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट 99 हो गया। लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय विलयन उच्चतम क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। तो उच्चतम क्वथनांक कौन प्रदर्शित करेगा, ये वैल्यू डिपेंड करेगी आई पर। आई क्या है, वॉन्ट हाफ गुणा। अब देखो जो जितना आयनित होगा उतना ज्यादा यहाँ पर उच्चतम उसका वॉन्ट हाफ गुणांक होगा, वॉन्ट हाफ गुणांक उच्चतम होगा, क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। Na2SO4 की बात करो तो Na प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पर 3, K प्लस NO3 माइनस 2, यहाँ पर यूरिया के लिए 1, ग्लूकोज के लिए 1, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, तो यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, यही यहाँ पर क्या हो गया, राइट आंसर, यानी कि 100 का फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया इतना सभी को, यानी कि जो 100 तक का डिस्कशन था वो यहाँ पर डन होता है। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। हम लोग आगे के डिस्कशंस में ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।